अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि डियर व्यूअर हम पहले भी देख रहे थे कि जो कि हम चैप्टर नंबर 3 स्टैट्स का पढ़ रहे हैं और उसका ये पार्ट नंबर 2 है। चूँकि बीच में अजान का टाइम था तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में इसको बना रहा हूँ। बाकी जो चैप्टर हैं वो कंसेप्ट एक वीडियो में मेरी कोशिश होती है मैं कंप्लीट करूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने जो कि इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। मैं ओवरऑल थोड़ा सा रिवाइज देता हूँ आपको कि चैप्टर नंबर 3 में है क्या और इसकी जो है ना बुनियादी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आपको फिर बता के आगे चलते हैं कि क्या क्या आपने इसमें पढ़ना है। तो ये है कि जो चैप्टर का नाम है वो है डिस्क्रिप्टिव मेजर। डिस्क्रिप्टिव मेजर में हम देखने लगे हैं, एक है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के 3 पहले देखें जिसमें हम मीन, मीडियन और मार्ड निकालते हैं। अब मीन, मीडियन, मार्ड जो होता है डेटा 2 तरह से दिया हो सकता है आपको, जिसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा हो सकता है और अनग्रुप डेटा होता है। तो इसका मतलब है हमें टोटल 6 फार्मूले जो हैं वो सीखने हैं। ग्रुप डेटा के लिए क्या फार्मूला है, अनग्रुप का टोटल यानी मीन, मीडियन और मार्ड में ये हमने सीखना है। उसके बाद जो है मीन, मीडियन, मार्ड में आपको सवाल कैसे दिया होता है, क्या फार्मूला है, और जो खास पॉइंट है वो ये है कि आपने लिखा है एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। ये जो फार्मूला है ये मीन निकालने का फार्मूला है, लेकिन सिंपल का फार्मूला है, सिंपल का है। और ये जो फार्मूला है नीचे जो दिया गया है पॉपुलेशन का फार्मूला है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सिंपल और पॉपुलेशन का फार्मूला दोनों का सेम है कि इन दैट केस जब आपको ये फार्मूले दोनों अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूले हैं। याद रखिएगा ग्रुप डेटा वो होता है जो टेबल फॉर्म में दिया है और अनग्रुप डेटा वो होता है जो वैसे नंबर्स में लिखा होता है। यहाँ पे जो हम शुरू में पढ़ेंगे सारे अनग्रुप डेटा पढ़ेंगे और नीचे जाके आप एग्जाम्पल में देखेंगे आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपको नंबर्स दिए हुए हैं और दीज आर द अनग्रुप डेटा। अब याद रखिएगा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सिंपल एंड पॉपुलेशन। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कि आपको पता हो कि सिंपल उस चीज को कहा रहा है, पॉपुलेशन होल को कहा जाता है। होल मीन के जैसे एक घर के अंदर अगर 10 अफराद हैं तो हम कहते हैं ये उसकी पॉपुलेशन है, और हमने अगर उनके कोरोना टेस्ट से चेक करने हैं तो 10 में से कोई 3 को लेके चेक कर लेते हैं तो ये उसमें से पॉपुलेशन होगी। इसी तरीके से अगर कोरोना के टेस्ट वर्ल्ड वाइड के लिहाज से देखें तो हम कहेंगे सारी दुनिया के लोग पॉपुलेशन कहलाएंगे, और सिंपल जो होता है किसी एक मुल्क के लोग कर लें, या सिंपल जब भी होता है उसके ऊपर कोई कंडीशन लगी होती है, यानी कि हमने एशिया के मुल्क करने हैं, किसी एक मुल्क के टेस्ट जो हैं वो चेक करेंगे। तो ये होगा कि हमारे पास जो है आपने सिंपल और पॉपुलेशन में डिफरेंस पता है, दोनों के फार्मूले लिखने का फर्क पता हो आपको, एक को एक्स से और दूसरे को म्यू से डिनोट किया जाए। उसके बाद जो है स्टूडेंट यहाँ पे आपको मैंने जो कि प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ें बता भी चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी से मूव करूँगा अपने अच्छा। उसके बाद जो है मीन, मीडियन, मार्ड को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। अब याद रखिएगा डिस्पर्शन का मतलब होता है फैलाव। ऊपर चीज हम पढ़े थे वो ये था कि सेंट्रल टेंडेंसी मीन कि जो डेटा दिया होता था उसके सेंटर की तरफ हम जाते थे। इसमें हम ये कहते हैं कि डेटे का बिखराव कितना है, यानी कि डेटे के अगर गैप ज्यादा होगा तो जवाब हमारा उतना बड़ा आएगा, यानी कि डेटे के अंदर कितना ज्यादा, यानी जो गिवन डेटा है उनके अंदर फैलाव कितना है। यानी मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल दूँ तो मुझे कोई कहता है कि 2 3 4 5 6 7 8 का जो है ना कितना डिस्पर्जन है मीन के, तो मैं कहूँगा यार डिस्पर्जन का तो तुम पूछ रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ आप किस लिहाज से पूछना चाहते हो। आपके पास मेरे पास तो 3 तरीके हैं, मैं मीन भी निकाल सकता हूँ, मीडियन भी निकाल सकता हूँ, रेंज भी निकाल सकता हूँ। तो वो मुझे ओपनली कहता है जिसे मर्जी करो तो मैं एक दूंगा, कोई एक निकाल दूंगा। लेकिन अगर मुझे वो ये कह देता है कि आपके लिए मजबूरी है कि आप फलां मेथड से करो, यानी रेंज निकालो या वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो बताओ। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि आपने याद रखना है कि जो रेंज है, रेंज निकालने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि रेंज जो है ना आपके पास वो मतलब कोई स्पेसिफिक दे। मतलब आप ये समझ गए होंगे कि रेंज जो है हमारे पास इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको रेंज जो है वो कोई एक आंसर ही मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे वर्डिंग कहीं और सोचते हुए कुछ और बोल गया हूँ। तो रेंज जो होता है सबसे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करके निकाला जाता है, और जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बेसिकली जो वेरिएंस होता है पहले हमेशा वेरिएंस निकाला जाता है और बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इसलिए पहले कि वेरिएंस में हम स्क्वायर लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन में जब आंसर जाता है तो उस आंसर का जस्ट अंडर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आती है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ आके देखें तो दिस इज द फार्मूला फॉर द वेरिएंस। अब याद रखिएगा कि एक फार्मूला वेरिएंस का सिंपल के लिए है और एक पॉपुलेशन के लिए है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है कि जो सिंपल के लिए फार्मूला होता है वो पॉपुलेशन के फार्मूले से डिफरेंट होता है, जबकि ऊपर मीन के दोनों फार्मूले सेम थे। डिफरेंस इनमें सिर्फ इतना होता है कि जो ये वेरिएंस है, वेरिएंस इसलिए कि इसको एस स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जो एस स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट करता है सिंपल को, और ये होता है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। ये एक्स बार क्या चीज़ है, एक्स बार बेसिकली जो है वो
कहा जाता है आपके फॉर्म में मीन को। तो इसका मतलब है कि जब भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालना पड़ता है तो पहले मीन निकालना ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो इसका ये फार्मूला है हमारे पास। और जबकि अगर आपके पास पॉपुलेशन से आप अगर वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला ये होगा। दोनों फार्मूलों में मेन डिफरेंस ये है कि इसमें तादाद n-1 लिखी जाती है और इसमें तादाद को n-1 को n लिखा जाता है, यानी यहाँ पे -1 नहीं लिखा जाता। ये आपको पता आना चाहिए। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपके पास है यहाँ पे ये दिया गया है, यानी कि स्टेप्स क्या होते हैं इसके। सबसे पहले आपको x दिया होता है। अब इन सबको ऐड करके जैसे 5, 10, 15, 3 और 7 इन सबको ऐड करें। ऐड करने के बाद जितना भी जवाब आता है उनको 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर लें। वो जो भी आंसर आएगा आप x में से x माइनस x बार को माइनस करें, मतलब x है 5 और x बार आपने खुद निकाल लिया यानी मीन, माइनस करें जो जो जवाब आता है वो यहाँ लिखते जाएं। अच्छा यहाँ लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इनका जवाब हमेशा 0 ही आया करता है और इसका स्क्वायर लें तो आपका आंसर आ गया 88 आ जाता है। नेक्स्ट जो है आपको उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ होती है, तो आप कहते हैं कि पहले वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस निकालने के बाद जो भी आंसर होता है उसका अंडर रूट ले देने को स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। इसको एस से डिनोट किया जाता है और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। दूसरे नंबर पर ये कि इसको शॉर्टकट फार्मूला कहते हैं। ये जो फार्मूला है ये फार्मूला शॉर्टकट फार्मूला कहलाया जाता है। इसमें पहले एक्स का स्क्वायर ले लिया जाता है और फिर सम ऑफ एक्स का भी स्क्वायर लेके n से डिवाइड करके n-1 लिखा जाता है। और मज़े की बात है कि ये पॉपुलेशन शॉर्टकट फार्मूला जो होता है पॉपुलेशन और वेरिएंस पॉपुलेशन के लिए और सिंपल के लिए सेम होता है। अच्छा इसको शॉर्टकट फार्मूला क्यों कहते हैं, आप देख इसमें पहले आप सम ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे माइनस सम ऑफ एक्स स्क्वायर की डिवाइड बाय n करेंगे और नीचे ये भी डिफरेंट है, नीचे इसमें n है। और ये जो फार्मूला है इसको शॉर्टकट याद रखिएगा। जो शॉर्टकट फार्मूला है इट इज़ नॉट इजी, मतलब ये है कि ये इतना इजी नहीं है कि ये ऊपर वाला जो फार्मूला था मैं समझता हूँ वो ज़्यादा आसानी से और जल्दी सॉल्व कर देता है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले सब एक्स स्क्वायर सबका स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर लेने के बाद उनको सम कर देते हैं और फिर क्या करें सम ऑफ एक्स करके उनका स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स को ऐड करके उनका स्क्वायर लेके n से डिवाइड करते हैं और डिवाइड बाय n-1। तो ओवरऑल आपको याद हो कि क्या फार्मूले होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि आपको जो डेटा दिया होगा उनका पहले स्क्वायर लेके ऐड कर देना, तो ये आ गया 408। फिर आपको जितना डेटा दिया हो उसको ऐड करके उसका स्क्वायर लेना, ये बन गया। और इसके बाद जो है आपने जाके फार्मूले में कीमतें रख देनी है, जो भी आंसर आएगा ये आपका एस स्क्वायर निकला। ये किसके लिए निकला, सिंपल के लिए निकला। और इसी को अगर आप चेंज करना चाहते हैं सिग्मा की फॉर्म में लिख दें। सिग्मा में से चेंजिंग क्या आएगी, यहाँ नीचे जहाँ 4 लिखा हुआ है जैसे वहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास आपने देख लिया ये कि क्या चीज़ हमने देखी है यहाँ से कि मीन और वेरिएंस का क्या फार्मूला है। फिर मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन फॉर अ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए यही 3 चीज़ें हम आप देखेंगे, 3 ही 5 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं, मीन और फिर उसके बाद मॉड और मीडियम और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और साथ में वेरिएंस पढ़ा है। ये 5 चीज़ें पढ़ी हैं। इन्हीं 5 चीज़ों को आप हम देखेंगे जो कि ग्रुप डेटा की फॉर्म में यानी टेबलेटेड फॉर्म में दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीन निकालने का फार्मूला टू द पॉइंट सेम होता है, लेकिन चूँकि जो हमें दिया होता है ग्रुप डेटा उसमें जो कि फ्रीक्वेंसी लाजमी दी होती है, तो इसलिए उसे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी सम ऑफ एक्स की जगह यहाँ सम ऑफ एक्स एफ जो है वो आपको जब भी ग्रुप डेटा का फार्मूला देखेंगे उसमें आपको यानी एफ जो है वो लाजमी दिखाई दे रहा होता है, फ्रीक्वेंसी लाजमी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक्स को पहले एफ से मल्टीप्लाई करना है, एक्स आपको दिया होता है, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना है। बाद दफ़ा रिजल्ट अगर इस तरह टेबलेटेड दिए हो तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे एक्स क्या है। तो जैसे 5 से 14 तो आप 5 और 14 को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो जवाब दरमियान में आएगा वो एक्स कहलाता है। उस एक्स को इस 750 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इसका एक्स निकाल के उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है। तो ये हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाता है। और इसके फार्मूले में नीचे क्या है, ये एन दिया हुआ है, एन यानी टोटल उनकी तादाद जो है वो है। लेकिन याद रखिएगा ये एन जो है ये डिनोट कर रहा है, नीचे जाके देखें तो ये एन जो है 5000 है। यहाँ पे खास बात है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज लिखना चाहिए था। हाँ ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे एन का मतलब होता है सम ऑफ एफ, यानी कि यहाँ पे हमें एन नहीं लिखना चाहिए, यहाँ सम ऑफ एफ लिखना चाहिए। तो ये जो है ये मेन का फार्मूला है, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा आपको, ताकि एग्जाम में कोई इशू ना आए। नेक्स्ट वन जो है जैसे कि ये शॉर्टकट ग्रुप डेटा के लिए कट फार्मूला बिल्कुल टू द पॉइंट वही फार्मूला है, लेकिन बस इसमें क्या आ गया, जहाँ पर एक्स था वहाँ एफ आ गया है। और ये फार्मूला किसके लिए है,
ये आपको दिया गया है इसके लिए पुराने फार्मूले की तरह है, जहाँ पे एफ है लेकिन जहाँ एन है वहाँ एन की जगह सम ऑफ एफ ही लिखेंगे आप। तो ये जो है आपके पास जो है इस फार्मूले को करना आपको आना हो, ये वही शॉर्टकट फार्मूला है जो ऊपर हमने पढ़ा था, सिर्फ ये यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एफ आ चुका है, और नीचे भी जहाँ एन है एन को हम सम ऑफ एफ कहते हैं, सम ऑफ एफ, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डिपेंड करता है ज़्यादा। और उसके बाद है यहाँ पे आपने टोटल जो फार्मूले हैं आपके पास वो 5 हैं जो कि आपको हमेशा के याद रहने चाहिए। मीन और उसके बाद मीडियन और मार्ड, ये तीनों ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए। और इसी तरीके से आपको फार्मूले पता हो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है उनमें क्या डिफरेंस होता है लिखने में, ये भी आपको पता हो। और इसके अलावा जो है पॉपुलेशन और सैंपल के लिए क्या डिफरेंस आता है इसका भी आपको पता हो। इसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है चाई-बायेशी थ्योरम जो है, ये जो चाई-बायेशी थ्योरम है उसमें ये क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, अक्सर ये में एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो स्टूडेंट सोचते हैं पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो ये जो चाई-बायेशी थ्योरम है इसके मुताबिक प्रोवाइड, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है इसको अंडरस्टैंड कर लें। थ्योरम प्रोवाइड्स अ यूजफुल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एक यूजफुल इंटरप्रिटेशन देता है। ये कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। अच्छा, कैसे बनाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। चाई-बायेशी जो थ्योरम है स्टेट दैट द फंक्शन ऑफ एनी डेटा सेट लेइंग विद इन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन एट लीस्ट 1 - 1 ओवर के स्क्वायर। तो ये फार्मूला उसने हमें दिया है 1 ओवर 1 - के स्क्वायर वेयर के इज द नंबर ग्रेटर देन 1। के कोई भी नंबर है जो 1 से ग्रेटर है। द थ्योरम अप्लाइज टू आइदर अ सैंपल पॉपुलेशन, ये सैंपल और पॉपुलेशन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इफ अगर के 2 हो जाए, अगर इफ के 2 हो जाए, याद रखिएगा k must be greater than 1 over. This theorem state that 1 over 1 - x square equal to 1 over 1 over 3/4 or 45% of the data set will fall between x minus 2s and x plus 2s. Similarly, k is equal to 3. The theorem state that 8/3 of 89% of the data set will be fall between x minus 3. यहाँ से एक बात की हमें समझ लगी कि जितना आप k की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, k की वैल्यू को जितना इंक्रीज करेंगे उतना आपका जवाब जो है बड़ा आता जाएगा। k की वैल्यू को जितना इंक्रीज करेंगे जवाब आपका उतना बड़ा आता जाएगा। और जो आपका आंसर है वो लाई करता है x बार मीन यहाँ पे मीन है -3s, s मीन ये वेरिएंस को शो कर रहा है, तो ये आपने याद रखना है। देखिए इसने जो हमें दिया गया है चाई-बायेशी थ्योरम जो है उसके मुताबिक हमें ये बताया जाता है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन जो है वो रिलेशन है, और वो क्या है x - 2s और x plus 2s। 2 मीन के अगर आप k की वैल्यू 2 लें, अगर k की जगह लें तो ओवरऑल फार्मूला बनता है x बार माइनस ks। ये फार्मूला ओवरऑल फार्मूला है। जितना ज़्यादा k की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही आप 75% से ऊपर जाते रहते हैं। ओवरऑल में थोड़ा सा आपको इसके बारे में मजीद बता दूँ कि आपको ये क्या प्रोवाइड करता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन की इंटरप्रिटेशन बताता है, और इस थ्योरम के मुताबिक फंक्शन ऑफ एनी डेटा सेट लाइज विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन इज एट लीस्ट 1 - this 1। तो यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालते हैं उनका जो रिलेशन होता है हमेशा 75% से ऊपर और 100% के दरमियान में ही होता है, और ये डिपेंड करता है के की वैल्यू के ऊपर। जितना आप के को इंक्रीज करेंगे उतना आप इसके नज़दीक जाते जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दी गई है। The readingness scores of a group 4 or 5-year-old children have to mean of 73.5% and the standard deviation is equal to 5.5. Mean भी दिया, ये भी at least 75% of the score between this to this and this to this, at least 89% score of between this one। यानी कि आपको क्या क्या दिया हो, आपको अगर k की वैल्यू दी हो, k भी आपको दिया हो और साथ में एक वैल्यू और दे दी जाए जिसको हम कहते हैं मीन जो है वो दे दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है s भी दिया हो और x बार भी दिया हो, तो आप उसको पुट करके दोनों साइडों से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने लगे हैं एम्पेरिकल रूल क्या होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट एम्पेरिकल रूल। तो एम्पेरिकल रूल के मुताबिक आप कहते हैं इट स्टेट दैट फॉर अ डेटा सेट हैविंग
बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, कोई डेटा सेट है उसकी बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, अप्रॉक्सीमेटली 68% ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाई विद इन 1 standard deviation of the mean, approximately 90% of the observation lies within 2 standard deviation of the mean, and approximately 97.7% to the observation lie between the 3 standard deviation of the mean. The empirical rules apply to either larger samples or population. यहाँ पे आपको क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, ये केमिस्ट्री के अंदर भी, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट होता है, मीनिंग थोड़े बहुत मैच कर रहे होते हैं दोनों के। एम्पेरिकल फार्मूले में हमें ये कहा जाता है कि आपके पास अगर जो आपके ये एम्पेरिकल रूल है, स्टेट दैट द डेटा हैविंग अ बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो एक बेल शेप होती है। बेल शेप चूंकि यहाँ पे बेल वो ड्रा नहीं की गई है, आप अगर इस डेटे की परसेंटेज को कनेक्ट करें तो आपको बेल शेप मिलेगी। इसमें देखिए 68% ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाइज विद इन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि आपके पास 68% ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाइज विद इन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, यानी कि 68% विद इन द मीन होती है। 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाइज विद इन 2 स्टैंडर्ड, अगर 1 स्टैंडर्ड होगा तो 68%, 2 स्टैंडर्ड हो तो 95%, और अगर आपका 3 स्टैंडर्ड होता है तो 99.7% के करीब आप पहुंच जाते हैं। यानी कि डेटा जो है एक खास किस्म के स्टैंडर्ड ले रहा है, मतलब आप के की वैल्यू को 1 रखें तो वो 68 68% को अप्रोच करता है, जो कि वैसे ये 75% ऊपर आप पढ़ के आए हैं। और जब आप इसको 75% और फिर ये 95% और फिर उसके बाद 99%, ये हमें डेटे को प्रूव करता है। उसके बाद हम बात करने लगे हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या चीज़ होती है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपसे पूछा जाए व्हाट इज मीन बाय द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द मीन। ये क्या चीज होती है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द मीन? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द मीन के ये जो s दिया हुआ है, s को जब x बार जब डिवाइड करते हैं, मीन से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे जो रिजल्ट इज यूजुअली मल्टीप्लाई बाय 100 इन एक्सप्रेस इन परसेंट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एग्जांपल इज, तो इसको पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आपसे को पूछता है व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो आप कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इक्वल टू ये। अब सवाल है पढ़ वेरिएंस रहे हैं और यूज स्टैंडर्ड डेविएशन को कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जब भी आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है। ये दोनों फार्मूले जो होते हैं इनमें याद रखिएगा पॉपुलेशन के लिए ये फार्मूला है और इसको डिवाइड सिग्मा से किया जाता है, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ऊपर जो है एक्स बार से, और सिग्मा बेसिकली मीन को ही कहा जाता है, क्योंकि मीन को लिखने के दो, अगर सिंपल का मीन जो है एक्स से और जो दूसरा मीन है उसे सिग्मा से लिखा जाता है। The coefficient of variance of measure of relative variation, whereas the standard deviation is the measure of the absolute variation। यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारे आ गया Z स्कोर जो है। Z स्कोर क्या चीज़ होती है, यहाँ पे आपको ये बताया गया is the number of standard deviation that a given observation is below or above the mean for a simple data। This Z0 is, यहाँ पे आपको बताया गया है कि Z is equal to x minus x bar over s। ये जो दिया गया है इसको कहा जाता है Z स्कोर जो है। Z स्कोर क्या होता है, हमेशा x माइनस x बार डिवाइड बाई s, इसको आपने याद रखना है ये जो है। और दूसरा जो है हमें यहाँ पे पॉपुलेशन के लिए दिया गया है Z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। आपको पता है पॉपुलेशन के लिए डेफिनेटली जहाँ पे मीन है वहाँ पे मीन यूज होगा पॉपुलेशन वाला, और जहाँ पे s स्टैंडर्ड डेविएशन वाला आया हुआ है यहाँ पे सिग्मा भी स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, तो इसको हम कहते हैं Z स्कोर, और इस फार्मूले से इसे कैलकुलेट किया जाता है। ये जो है ये बेसिकली जो फार्मूले मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें से आपने Z स्कोर फार्मूले के साथ साथ ऊपर आपने देखा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और जो Z स्कोर है ये दोनों जो हैं ये हम यूज़ करें रिलेट करते हैं ये हमारे मीन को और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन को आपस में इनरोल करके इनको मिक्स करके ये निकाला जाता है। उसके बाद जो है यहाँ हम बात करने लगे कि मेजर्स ऑफ पोजीशन का क्या मतलब होता है, पोजीशन की मेजरमेंट से क्या मराद है। तो measure of position are used to describe the location or particular observation in a relation to the rest of the data set। Percentile values and divide it into rank data into 100 equal parts। The pth percentile of the data set is the value such that the last p% of the observation take on these values
over or less the 100 minus p% observation take in these values of the mode. Decile are the values divided the rank into 10 equal parts, and quartile are the values rank divided by into 4 equal parts. These techniques are finding the various measures of the position will be illustrated by using the table this. अभी मैं आपको इसको बताता हूँ, यानी कि आपको लफ्ज़ों का पता हो कि आप कहते हैं व्हाट इज़ परसेंटाइल, तो परसेंटाइल का रिलेशन हंड्रेड्स के साथ होता है, डिसाइल का ताल्लुक 10 से होता है और क्वार्टाइल का ताल्लुक 4 होता है। अच्छा, ये कैसे निकाले जाते हैं, यानी परसेंटाइल जो होता है हम कैसे निकालते हैं और डिसाइल कैसे निकालते हैं, और ये असल में पोजीशन बताता है कि कौन सा नंबर कहाँ पे है, परसेंटाइल और डिसाइल। और ये चीज़ यहाँ पे हमें कुछ फार्मूले दिए गए हैं, जैसे कि आपको आ गया है द पीएथ, जो पीएथ पार्टिकल है जो इसको परसेंटाइल है, तो इससे मुराद ये होगी कि यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप इज टू कंप्यूट इंडेक्स आई इज इक्वल टू पी इंटू एन ओवर 100। अब यहाँ पे देखें 100 जो है वो शो करता है आपके परसेंटाइल को, और ये है p इंटू एन इंटू 100, और देन आई लोकेट द पोजिशन ऑफ द पीएथ एज परसेंटाइल इन द रैंक्ड डेटा। अब यहाँ पे आके इस एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू फाइंड द 10th percentile of the data of the table, this compute I is equal to 10 into 100 4. The next into is 4.5 to 5. यहाँ पे मैं इसको मज़ीद डिस्कस नहीं कर रहा, आपको जस्ट इतना मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन परसेंटाइल और फिर उसके बाद के पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिसाइल, और फिर क्वार्टाइल जो है, इन तीनों में क्या मेन डिफरेंस होता है और इनका आपस में रिलेशन भी होता है डिसाइल परसेंटाइल से, यानी कि D1 जो होता है यानी कि फर्स्ट डिसाइल परसेंटाइल 10 के इक्वल होता है, और डिसाइल 2 जो है वो P20 के इक्वल होता है, और D3 जो है P30 के इक्वल होता है। तो पता ये चला कि आपके पास परसेंटाइल जो होता है वो यानी कि का जो D1 है डिसाइल 10 का ताल्लुक 100 के साथ ये होता है कि इसके यानी परसेंटाइल 10 कहा जाता है उसे, D1 को यानी P10 कहा जाता है, D1 को P10, D2 को P20। तो जितना यानी कि डिसाइल जो है वो अगर 40 है 4 है तो इसका मतलब वो परसेंटाइल में 40 पढ़ा जाएगा उसे। उसके बाद फॉलोइंग होल्ड फॉर द, यहाँ पे कुछ रिलेशन दी गई है कि अगर क्वांटाइल फॉर द परसेंटाइल, अब यहाँ पे ऊपर हम बात कर रहे थे डिसाइल और परसेंटाइल की, यहाँ पे हम क्वार्टाइल की बात करें। फर्स्ट जो क्वार्टाइल होता है P25 और सेकंड क्वार्टाइल P50 होता है, थर्ड क्वार्टाइल P75 होता है। यानी कि एक चीज़ आपने देखी है यहाँ पे। तो उसके अलावा जो है आपसे अगर पूछा जाए फ्रॉम द अबव डेफिनेशन परसेंटाइल डिसाइल एंड क्वार्टाइल ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, आपसे पूछे जाए मीडियन निकालें, तो मीडियन निकालने के लिए जो मीडियन का मतलब होता है 100 के लिहाज से 50 मीडियम होता है, डिसाइल के लिहाज से 5 होता है, और क्वार्टाइल जिसको 4 कहा जाता है उसका मीडियन Q2 होता है। तो ओवरऑल जो है आपने इनसे क्या सी चीज़ें सीखी है कि असल में पोजीशन नंबर्स की निकालने की हमारे पास क्या होती है, 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं हम। परसेंटाइल का मतलब है कि यानी 100, और डिसाइल का मतलब होता है 10, और जो क्वार्टाइल है उसका मतलब होता है 4। आपसे कोई पूछते मीडियम बताओ परसेंटाइल का क्या है, तो आप कहेंगे ज़ाहिर है P50 होगा, क्योंकि 100 का हाफ जो है 50 है, और डिसाइल का D5 और क्वार्टाइल का Q2 होगा। आपसे को पूछता है क्या इनका आपस में रिलेशन है, तो ज़ाहिर है क्वार्टाइल जो होता है पहला क्वार्टाइल P20 पे होता है 100 के लिहाज से इसे देखें तो, दूसरा जो है 50 पे, और तीसरा जो है वो 75 पे होता है। अगर Q4 पे चले जाए तो वो फिर 100 पे पहुंच जाता है। और डिसाइल जो होता है फर्स्ट डिसाइल इक्वल होता है P10 के, P10 यानी कि जो P10 की वैल्यू होती है वो D1 की वैल्यू होती है, P10 की वैल्यू, क्योंकि P10 मीन के याद रखिएगा P1 P2 P3 ये 100 होते हैं, P1 से लेके 100 तक। इसमें जो P10 होता है उसे D1 हम कहते हैं। तो ये आपके पास इनकी रिलेशन है जो कि आपको पता नहीं चाहिए। और यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम कहते होते हैं इंटर क्वाड्रेटिक रेंज कहा जाता है इसे। इसमें इंटर क्वाड्रेटिक रेंज जो होती है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं IQR, जिसको हम पढ़ा क्या करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ते हैं इसे, इंटर क्वार्टाइल रेंज इक्वल होती है Q3 - Q1। तो इसको पढ़ा जाता, आपको इसका पता जो क्या फार्मूला होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला क्या होता है, ये भी आपको इसका इल्म होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कहीं।
अब अभी हमें यहाँ पे बताया गया है कि क्या चीज़ होती है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्या होता है, बॉक्स और विस्कर प्लॉट से क्या मुराद है। तो याद रखें, समटाइम्स सिंपली कॉल्ड अ बॉक्स प्लॉट भी इसे कहा जाता है, इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले इन विच अ बॉक्स extended from Q1 to Q3 and constructed in which contain the middle 50% of the data lines called the whisker or यानी कि आपको ये कहा जाता है कि बॉक्स या विस्कर प्लॉट क्या है, बॉक्स या विस्कर प्लॉट क्या चीज़ है। तो आप कहते हैं कि हम क्या करते हैं इसको कि विच अ बॉक्स एक्सटेंडेड फ्रॉम Q1 to Q3, जिसको हम Q1 से Q3 तक एक्सटेंड करते हैं, और ये होता है certain to the 50% of the data lines called the whisker and draw from Q1 to the smallest value and the Q3 is the largest value। Q1 का मतलब होता है यानी क्वार्टाइल Q1 हो गया और Q3 हमारे पास ये दो रिलेशन हैं। तो ये हमारे पास है, यहाँ पे डायमीटर आपको दिया गया है। फर्स्ट जो आप देख, यहाँ पे हमने एक लाइन लगाई हुई है, 5 के आगे जाके ये है 6 से थोड़ा आगे, और फिर 7 और फिर 8 और फिर उससे आगे, यानी पहली लाइन जो है आप कह सकते हैं कि ये 25% पे है और अगली लाइन जो है ना वो 75% पे जाके ड्रा की हुई है। एनी अदर टाइप ऑफ बॉक्स प्लॉट कॉल्ड द मॉडिफाइड बॉक्स प्लॉट। कोई और टाइप लेंगे तो उसे मॉडिफाई कहा जाता है। और यहाँ पे आपको एग्जांपल्स वगैरह दी गई हैं जो कि आपने ओवरऑल देखना है टॉपिक को, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी यहाँ पे अब हम आते हैं इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी देख लेते हैं क्या। तो इसमें हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव मेजर्स क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव मेजर में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे पहला सवाल है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। दूसरा सवाल है मीन, मीडियन एंड मार्ड फॉर अनग्रुप डेटा, यानी कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज मीन बाय द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आपका सिंपल जवाब होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम चीज़ें निकालते हैं, मीन, मीडियन और मार्ड निकालते हैं, और ये ग्रुप डेटा के लिए भी होता है और अनग्रुप डेटा के लिए भी होता है। और दूसरा सवाल होता है कि यहाँ पे आपसे मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, तो आप कहते हैं इसमें दो चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं। एक को रेंज कहा जाता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा वेरिएंस के बाद जाती है, ये आपने पढ़ा, और ये भी ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों के लिए निकाली जाती है, और इसके फार्मूले जरूर आपने नोट किए होंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन फॉर अ ग्रुप डेटा, उसके बाद आपने पढ़ा है ये जो है हमें शी बाय शिव जो थ्योरम है, शी बाय शिव थ्योरम के मुताबिक आपको ये बताया जाता है कि ये रिलेट करता है आपको क्वेश्चन को परसेंटेज की फॉर्म में ला के दिखाता है, जिसका फार्मूला होता है 1/1 - k। यहाँ पे k जो वो डिनोट कर रहा होता है एक वैल्यूज़ को, यानी कि उसकी वैल्यूज़ को जितना इंक्रीज करते हैं हम 75 से ऊपर चले जाते हैं। एम्पेरिकल रूल है, एम्पेरिकल रूल के कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज है जो कि फर्स्ट k के लिए, सेकेंड के लिए और थर्ड के लिए जो है वो दी हुई है। दूसरे नंबर पे ये कि स्टूडेंट आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि Z स्कोर क्या होता है या मेजर ऑफ पोजीशन क्या है, परसेंटाइल, इनके दरमियान जो रिलेशन है ये हमने देखनी, यानी आपको इनके फार्मूले पता हो, डिसाइल से क्या मुराद है, परसेंटाइल से क्या मुराद है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये ज़रूर हमने यहाँ पढ़ा। और यहाँ पे जो है इसको क्या कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने पढ़ी है। और बॉक्स एंड द विस्कर प्लॉट जो होता है वो क्या होता है, यानी कि इसको बाद दफ़ा खाली बॉक्स प्लॉट भी कहा जाता है या बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। तो ये जो है ना हमने देखा है चैप्टर नंबर पे, जो कि पेज नंबर 40 पे है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, इसके साथ जो है नेक्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत बुनियादी चैप्टर है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का, या आप सिंपली स्टैटिस्टिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल होती हैं। मैथमेटिकल से स्टूडेंट्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स को इसका जानना ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच।